स्वागत है मेरे आईसीएसई बोर्ड के धुरंधर स्टूडेंट। ये सेकंड पार्ट है इस चैप्टर का, बहुत अच्छा मैंने आपसे कहा है कि बहुत ही प्रिसीजियस आपको हम दे रहे हैं, टू द पॉइंट चीज़ें हैं। एक और पार्ट आएगा जिसमें सारे न्यूमेरिकल होंगे। आपको नोट्स चाहिए तो नोट्स बताइए, हमारे यूट्यूब ये व्हाट्सअप चैनल या टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। आइए करते हैं बेटा, और सेकंड पार्ट में हम बात करेंगे नेक्स्ट जो आपके पार्ट है यानी लेटेंट हीट के जो कॉन्सेप्ट है उनके बारे में। ये सारा फिनोमेना यानी ये फ्यूजन हो गया, फिजन हो गया, ठीक है, ये सारा फिनोमेना एक तरीके से हम इस चीज़ के अंदर समझने वाले हैं। इस पूरे चीज़ को समराइज करके इस चैप्टर को डिटेल एनालिसिस हम करने वाले हैं। सबसे पहले क्या है, आपको पता है कि 3 फेज होता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। ठीक है, सॉलिड में आपको पता है डेफिनेट शेप है, ये सारी चीजें मैं इसके उसमें नहीं जा रहा हूँ। ठीक है, तो सॉलिड में आपको पता है कि शेप आपका क्या होगा, सॉलिड आपका सॉलिड है, डेफिनेट शेप है, डेफिनेट वॉल्यूम है, फिर लिक्विड है, फिर गैस गैस है। ठीक है, फेज चेंज का मतलब क्या है यहाँ पे कि अगर जब भी सॉलिड से लिक्विड में चेंज होता है इसको कहेंगे फेज का चेंज होना। तो फेज चेंज आपको यहाँ से समझना पड़ेगा कि जब भी आपसे कहा जाए फेज चेंज हो रहा है, यानी सॉलिड लिक्विड में हो रहा है, लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो रहा है, गैस सॉलिड में, लिक्विड में, गैस जो है लिक्विड में कन्वर्ट हो सकती है, या जो भी, यानी एक स्टेट से अगर एक स्टेट से अगर दूसरी स्टेट में कोई चीज बदल रहा है तो उसको कहेंगे फेज का चेंज होना, वो फेज चेंज में आएगा। ठीक, अब जरा देखिए यहाँ पे एक एक चीज, मेल्टिंग। मेल्टिंग क्या हो रहा है कि अगर सॉलिड से लिक्विड में, लिक्विड स्टेट में चेंज होगा तो उसको क्या कहोगे, मेल्टिंग। लिक्विड से सॉलिड में क्या होगा तो आप क्या कहोगे, फ्रीजिंग यानी सोल्डिफिकेशन। वेपोराइजेशन क्या होगा, लिक्विड से गैस में चेंज हो रहा है, उसको वेपोराइजेशन कहेंगे। कंडेंसेशन, कंडेंसेशन क्या है बेटा कि गैस जो है आपका वो गैस टू गैस से लिक्विड में चेंज अगर हो रहा है तो उसको क्या कहोगे, कंडेंसेशन हो रहा है। ठीक है, यानी गैस का लिक्विड में चेंज होना क्या होगा, कंडेंसेशन। इसी को क्या कहते हैं, लिक्विफिकेशन भी कहते हैं। ठीक, दूसरा क्या, सब्लिमेशन। अगर सॉलिड डायरेक्ट वेपर में कन्वर्ट हो रहा है, सॉलिड डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो रहा है, इसको क्या कहोगे, सब्लिमेशन। और डेपोजिशन, डेपोजिशन क्या हो रहा है कि गैस सीधा सॉलिड में, अगर सॉलिड से गैस हो रहा है तो सब्लिमेशन, और गैस से सॉलिड में हो रहा है तो ये डेपोजिशन। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो गैस से सॉलिड में क्या हो जाएगा, डेपोजिशन, और सॉलिड से सीधा आपका गैस में हो रहा है तो क्या कहोगे आप, सब्लिमेशन। ठीक है, ये आपको पता ही है कि लिक्विड से मेल्टिंग हो जाएगा, इधर आपका क्या हो जाएगा, फ्रीजिंग, यानी ये आपका मेल्टिंग हो गया और वापस होगा फ्रीजिंग, इधर वेपोराइजेशन हो जाएगा बेटा, कंडेंसेशन, इधर सब्लिमेशन, और इसका जो रिवर्स होगा, यानी इसका जो रिवर्स है ये आपका क्या है, ये आपका है डेपोजिशन। इसका रिवर्स जो होगा उसको हम क्या कहेंगे, डेपोजिशन। ठीक है, ये आपका रिवर्स प्रोसेस। खैर आगे बढ़ते हैं, एक एक करके मैंने इनके बारे में बताया है कि सॉलिड लिक्विड ट्रांजिशन या मेल्टिंग एंड फ्रीजिंग पॉइंट। ये एक चीज ध्यान रखिएगा, जो आपके जो क्वेश्चन बनता है आईसीएसई बोर्ड में वो डीप क्वेश्चन बनते हैं, थ्योरेटिकल डीप क्वेश्चन, इसलिए उसके लिए हम सारी लाइन बाय लाइन चीजें लेके आए हैं, कुछ चीज छोड़ा नहीं है आपकी बुक का। ठीक है, जैसे आपसे कह रहा है मेल्टिंग, सॉलिड से लिक्विड में हो रहा है। ठीक है, अब मेल्टिंग पॉइंट इज द स्पेसिफिक कांस्टेंट टेम्परेचर एट विच सॉलिड बिगन इनटू मेल्टिंग इनटू अ लिक्विड। या फ्रीजिंग क्या है, फ्रीजिंग जो है वो रिवर्स प्रोसेस है, यानी मेल्टिंग क्या है, लिक्विड सॉलिड का लिक्विड में कन्वर्ट होना मेल्टिंग है, और लिक्विड का सॉलिड में कन्वर्ट होना क्या है आपका, फ्रीजिंग है। ठीक है, तो मेल्टिंग पॉइंट क्या है, उस पॉइंट, वो पॉइंट जिसमें, वो स्पेसिफिक पॉइंट जिसमें, जिस पॉइंट के बाद लिक्विड जो है सॉलिड में, सॉलिड जो है लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए उसको क्या कहेंगे, मेल्टिंग पॉइंट। ऐसे फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, वो पॉइंट जिसके बाद लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाए वो क्या हो जाएगा, फ्रीजिंग पॉइंट। जैसे वाटर है, तो वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या होगा, लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, यानी लिक्विड से जो है लिक्विड स्टेट से आइस में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो जो 0 डिग्री है वाटर के लिए क्या हो जाएगा यहाँ पे, 0 डिग्री वाटर के लिए क्या हो जाएगा यहाँ पे, फ्रीजिंग पॉइंट। और अगर उल्टा में देखें तो अगर आइस है और उसका टेम्परेचर 0 से बढ़ा दोगे तो वापस क्या होगा, वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा उसके लिए, मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, एक बात सबसे जरूरी है कि अगर सब्सटेंस प्योर है, अगर सब्सटेंस प्योर है तो उसका मेल्टिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा, आइडेंटिकल होगा, यानी चेंज नहीं होगा, हमेशा फिक्स होगा अगर सब्सटेंस प्योर है। इसका मतलब यहां से क्या निकला कि अगर आप किसी भी सब्सटेंस में कोई चीज मिक्स कर देते हो तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, उसका चेंज हो जाएगा। फिर से रिपीट करता हूं, अगर आपसे कहा जाए मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या है, तो वो पॉइंट जिसमें सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होना स्टार्ट करते हैं उसको मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं, और फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, वो पॉइंट जिसमें लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट हो जाए उसको फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, वो पॉइंट जिसमें लिक्विड गैस में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाए, स्टीम में, वेपर में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाए, उसको क्या कहोगे आप, बॉइलिंग पॉइंट। ठीक, ये सारे पॉइंट्स हैं, और सभी पॉइंट यानी जो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, ये सब एक फिक्स रहेंगे, यानी ये चेंज नहीं होंगे अगर कैसा है, प्योर सब्सटेंस, प्योर एलिमेंट है। ठीक है, मिक्सचर नहीं है। अब जरा देखो यहाँ पे, अगर आप इम्प्योरिटी ऐड कर दे रहे हो, इम्प्योरिटी, अगर हम इम्प्योरिटी ऐड कर दे रहे हैं तो इम्प्योरिटी अगर ऐड करोगे, ठीक है, तो वो क्या होगा, अगर यानी जैसे मान लीजिए पानी है, पानी में आपने नमक डाल दिया, तो अब क्या हो गया, उसके अंदर इम्प्योरिटी आ गई। कुछ भी आप वाटर के अलावा अगर वाटर में कोई भी सब्सटेंस डाला जाता है तो उसके लिए क्या इम्प्योरिटी है, तो अगर आप इम्प्योरिटी ऐड करोगे तो सब्सटेंस लोअर इट्स मेल्टिंग पॉइंट, तो मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा उसका, कम हो जाएगा।
ठीक है, यानी जैसे आइस है, आइस का जो है क्रिएट अ फ्रीजिंग मिक्सचर। अब आइस का नॉर्मली जो है यानी लिक्विड से वाटर का है, वाटर से आइस बनने का जो पॉइंट है कितना है, 0 डिग्री सेल्सियस है। लेकिन अगर आपने इसमें सॉल्ट ऐड कर दिया तो ये कितना हो जाएगा, -22 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, यानी इसका जो है पॉइंट, आपका मेल्टिंग पॉइंट क्या हो गया, बढ़ जाएगा। नॉर्मली मेल्टिंग पॉइंट आइस का कितना है, 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, यानी आपको याद क्या रखना है कि अगर हम इम्प्योरिटी ऐड करेंगे तो मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, मेल्टिंग पॉइंट आपका लोअर यानी कम हो जाएगा। ठीक, अब जब देखिए यहीं पे प्रेशर, प्रेशर का क्या इफेक्ट है, अभी हमने इम्प्योरिटी का इफेक्ट देखा मेल्टिंग पॉइंट पे। प्रेशर का क्या है, इफेक्ट ऑफ प्रेशर डिपेंड ऑन वेदर सब्सटेंस एक्सपेंड और कॉन्टेक्ट। ठीक है, फॉर ए सब्सटेंस कॉन्टेक्ट ऑन मेल्टिंग सच एज आइस इंक्रीज इन द प्रेशर लोअर द मेल्टिंग पॉइंट। बस इतना याद रखिए कि जैसे जैसे प्रेशर को इंक्रीज करेंगे, क्या है, इंक्रीज इन प्रेशर लोअर द मेल्टिंग पॉइंट। तो आइस के लिए क्या है बेटा कि जैसे जैसे प्रेशर को इंक्रीज करेंगे, आइस के लिए क्या है कि आप प्रेशर को इंक्रीज करेंगे तो मेल्टिंग पॉइंट, इंक्रीज इन प्रेशर लोअर द मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, कम होगा। ठीक है, ये किस सब्सटेंस की बात करी, वो सब्सटेंस जो एक्सपेंड, ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। अ सब्सटेंस दैट एक्सपेंड ऑन द मेल्टिंग सच एज मोस्ट ऑफ द सब्सटेंस लाइक वैक्स, तो ये क्या होगा, इंक्रीज ऑफ प्रेशर विद इंक्रीज ऑफ मेल्टिंग पॉइंट। तो कुछ सब्सटेंस में क्या होगा, प्रेशर बढ़ाने से मेल्टिंग पॉइंट कम होगा, और कुछ सब्सटेंस में प्रेशर बढ़ाने से मेल्टिंग पॉइंट बढ़ेगा। ठीक है, तो दोनों केस है। ठीक है, जैसे अगर कोई केस जो आइस के लिए क्या है कि प्रेशर बढ़ाने से मेल्टिंग पॉइंट कम होगा, लेकिन जो वैक्स है, लेड है, ये सब्सटेंस है, इसमें प्रेशर बढ़ाने से मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। वॉल्यूम चेंज ड्यूरिंग मेल्टिंग। देखिए आप एक चीज, कुछ चीजें होती हैं जो वॉल्यूम जिसका एक्सपेंड करता है, मतलब कि जैसे 1 ग्राम ऑफ आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस हैव अ वॉल्यूम इतना। ठीक है, एंड आइस मेल्ट 1 ग्राम इन 0 डिग्री सेल्सियस, वाटर के फॉर्म में इतना है। अब सोचो 1 ग्राम वाटर का वॉल्यूम इतना है, 1 ग्राम वाटर का वॉल्यूम कितना है, 1 सेंटीमीटर क्यूब है, और उसी 1 ग्राम को अगर आपने आइस में कन्वर्ट कर दिया तो इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, इतना। यानी क्या हुआ, ये जब मेल्ट हुआ यानी इससे मेल्ट हुआ, इसका वॉल्यूम क्या हो गया, कम हो गया। और उल्टा सोचो कि अगर वाटर को फ्रीज किया आपने तो वॉल्यूम बढ़ गया, और आइस को अगर मेल्ट किया तो वॉल्यूम क्या हो गया, कम हो गया। तो यहाँ क्या देख रहे हैं आपकी, इसका वॉल्यूम बढ़ रहा है। यानी अगर आप मेल्टिंग का देखिए तो मेल्टिंग में वॉल्यूम कम हो रहा है, फ्रीजिंग में देखिए तो वॉल्यूम इसका बढ़ रहा है। यानी मेल्टिंग और फ्रीजिंग एक दूसरे के उल्टे हैं। ठीक है, तो फिर से समझिए कि अगर आपने 1 ग्राम आइस लिया तो उसका वॉल्यूम इतना है, और 1 ही ग्राम वाटर लिया बेटा तो उसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, टेम्परेचर दोनों का 0 डिग्री सेल्सियस है, कितना हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर। यानी 1 ग्राम आइस का वॉल्यूम ज्यादा है, 1 ग्राम वाटर का वॉल्यूम कम है। तो यहां से आपको क्या पता चला कि जब वाटर से आइस में कन्वर्ट होता है, वाटर आइस में कन्वर्ट होता है तो वॉल्यूम क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो किसका वॉल्यूम ज्यादा है, आइस का वॉल्यूम वाटर के कंपैरिजन में क्या होगा, ज्यादा होगा। आप इसको नीचे से, यही चीजें आपके लिए लिखी गई हैं, क्या लिखी गई हैं, दिस इज अ क्रिटिकल इंसाइट बिकॉज आइस कॉन्ट्रैक्ट इंक्रीज प्रेशर फेवर द डेंस लिक्विड स्टेट which actively help the molecule break their solid bond and this precisely pressure lower the melting point of the ice। ठीक है, ज़्यादा सोचना नहीं है, बॉन्ड टूट जाते हैं, उससे आइस का जो है मेल्टिंग पॉइंट लोअर हो जाता है। यही बातें हम बताई गई हैं। ठीक, कह रहा है कुछ सब्सटेंस है जो एक्सपेंड करते हैं, कुछ सब्सटेंस है जो कंप्रेस होते हैं। ठीक है, और दोनों के लिए अलग अलग नेचर शो कर रहा है। ठीक, तो अभी तक हमने क्या समझा, जो बेसिक चीज हमने समझी, एक बार समझिए आप कि सबसे पहले तीनों चीज समझा आपने, फिर क्या समझा कि मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, तो मेल्टिंग, फिर हमने बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, ये चीजों को समझा। उसके बाद हमने क्या देखा बेटा कि क्या इफेक्ट होता है, वॉल्यूम का क्या इफेक्ट आ रहा है। तो कोई चीज मेल्ट होगा तो वॉल्यूम कम भी हो सकता है, वॉल्यूम बढ़ भी सकता है। हम वाटर की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो वाटर को अगर आप मेल्ट करोगे तो वॉल्यूम कम होगा, और फ्रीज करेंगे तो वॉल्यूम एक्सपेंड होगा, यानी वॉल्यूम बढ़ेगा। ठीक, वेपोराइजेशन, ठीक है, मतलब स्ट्रीम में चेंज होना, लिक्विड का गैस में चेंज होना क्या होता है, वेपोराइजेशन। और जिस पॉइंट पे लिक्विड से गैस में चेंज होने लगता है उसको कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट। कंडेंसेशन, कंडेंसेशन क्या है, गैस का लिक्विड में चेंज होना। ठीक है, और जिस पॉइंट पे चेंज होने लगता है उसको कहते हैं कंडेंसेशन पॉइंट। ठीक, तो लिक्विड का गैस में चेंज होना, लिक्विड का गैस में चेंज होना क्या होता है, वेपोराइजेशन, और गैस का लिक्विड में चेंज होना क्या होता है, कंडेंसेशन। इतना ही आपको ध्यान रखना है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब फैक्टर इन्फ्लुएंस द बॉइलिंग पॉइंट, कौन कौन से फैक्टर हैं जो बॉइलिंग पॉइंट को इन्फ्लुएंस करते हैं। जैसे अगर आप सी लेवल पे हो तो जो वाटर है वो 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल होगा। सी लेवल पे वाटर क्या करेगा, 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल करेगा। लेकिन अगर आप माउंटेन पे चढ़ गए, अगर आप माउंटेन पे चढ़ गए तो वाटर कितने पे बॉयल हो जाएगा, 90 डिग्री सेल्सियस पे। ऐसा क्यों है बेटा, समझिए ऐसा क्यों है, जरा समझते हैं हम लोग इसको। ऐसा इसलिए है कि सी लेवल पर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, प्रेशर ऊपर से, सी लेवल पर प्रेशर ज्यादा है। ठीक है, और प्रेशर का मतलब क्या है, एटमॉस्फेयर का ऊपर से एयर दबा के रखी है, इसलिए इसको नीचे से जो बॉयल होने का मतलब क्या है कि वाटर के मॉलिक्यूल ऐसे निकल कर घूमने लगे, गैस में कन्वर्ट हो जाए।
अब चूंकि ऊपर से एयर का प्रेशर है, एयर ऊपर से दबा के रखी है, तो जब इनके पास ज्यादा एनर्जी होगी तभी ये निकल पाएंगे, तभी बॉयल होगा। अब जब माउंटेन के ऊपर क्या है, जब आप माउंटेन पे जाओगे तो वहां पे प्रेशर कम है, ठीक है, तो अगर प्रेशर ज्यादा होगा तो प्रेशर अगर ज्यादा होगा तो ज्यादा टेम्परेचर पे बॉयल करेगा, और अगर प्रेशर कम हो गया तो कम ही टेम्परेचर पे बॉयल करेगा, ठीक है। यानी बॉइलिंग किस पे डिपेंड कर रहा है बेटा, टेम्परेचर पे और प्रेशर पे। प्रेशर कम तो बॉइलिंग टेम्परेचर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और प्रेशर ज्यादा तो बॉइलिंग टेम्परेचर क्या हो जाएगा, ज्यादा, ठीक है। बाकी यहाँ लिखा है, आप इसको समझिएगा। जैसे आपके यहाँ एक एग्जांपल ले लिया हमने प्रेशर कुकर का। प्रेशर कुकर में क्या होता है कि आप ऊपर से बंद कर देते हो, तो जैसे ही आपने हीट किया तो शुरू में स्टीम में कन्वर्ट होना शुरू होगा, और वो स्टीम बाहर निकल नहीं सकती, तो अंदर का प्रेशर बाहर से बहुत ज्यादा हो जाएगा, और जैसे अंदर का प्रेशर ज्यादा हो गया, अब देखिए वैसे वैसे पानी किस पे बॉयल करता है, वाटर को बॉयल करने के लिए 100 डिग्री सेल्सियस चाहिए, लेकिन जो प्रेशर कुकर है उसके अंदर वाटर कितने बॉयल करेगा, 120 डिग्री सेल्सियस पे, इसलिए खाना आसानी से बन जाता है, जल्दी बन जाता है, क्योंकि टेम्परेचर अंदर का क्या हो गया, ज्यादा हो गया, ठीक है, इसलिए इसको बनने में हेल्प करता है, जल्दी बनता है, ठीक। बात समझ में आ गई होगी, ठीक। तो प्रेशर ऑफ द बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज विद इंक्रीज इन प्रेशर, तो प्रेशर बढ़ाने से बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा और प्रेशर कम करने से बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, ठीक। ये आपको जो आपको बताया है वही चीजें इसमें लिखी हैं, ये नोट्स आपको मिल जाएगा। द एडिंग ऑफ impurity or liquid such as dissolve a salt in water rise its boiling point, ठीक। अगर आप लिक्विड के अंदर सॉल्ट डिसॉल्व कर दे रहे हो तो उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो अगर हम लिक्विड के अंदर हम सॉल्ट ऐड करेंगे तो बॉइलिंग पॉइंट आपका इंक्रीज हो जाएगा, नहीं इंप्योरिटी बढ़ाने से बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करेगा। अब वॉल्यूम चेंज ड्यूरिंग द बॉइलिंग, याद रखिएगा ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, जो भी अंडरलाइन करें समझो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। वॉल्यूम चेंज ड्यूरिंग द बॉइलिंग, ठीक है, कि वॉल्यूम में क्या चेंज आता है बॉयल में, ठीक। तो आपको पता ही है, अगर वॉल्यूम की बात करें 1 सेंटीमीटर क्यूब वाटर बिकम अगर वाटर 1 सेंटीमीटर है तो जब उसको बॉयल होगा यानी स्टीम में कन्वर्ट होगा तो कितना हो जाएगा, 1760, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब, यानी आप समझो कि अगर एक गिलास पानी को आपने स्टीम में कन्वर्ट किया तो कई ग्लास स्टीम बन सकती है, आप समझिए आप इस चीज को, कई ग्लास भर भर के स्टीम बन जाएगी, ठीक है। तो ये सारी चीजें यानी कई ग्लास भर के जो स्टीम बन रही है, तो वाटर जब भी स्टीम में कन्वर्ट होगा यानी बॉयल होगा तो एक्सपेंड करेगा, वाटर जब स्टीम में कन्वर्ट होगा तो क्या करेगा, एक्सपेंड करेगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आ गया मेन कॉन्सेप्ट, आ गया लेटेंट हीट। लेटेंट हीट, लेटेंट मतलब छुपा हुआ, और हीट तो आप जान ही रहे हो, पिछले क्लास में पढ़ लिए, यानी वो हीट जो किसी के अंदर छुपी है उसको हमने क्या नाम दे दिया, क्या, लेटेंट हीट। अब जरा इसके पीछे कहानी समझो, कहानी बहुत जरूरी है। जैसे नॉर्मली अभी तक क्या हमने पढ़ा, ये सब्सटेंस से मान लेते हैं, पानी ले लिया आपने, अब इसको गर्म कर रहे हैं आप, तो जब आप गर्म करोगे तो जैसे जैसे आप इसके अंदर हीट दोगे इसका टेम्परेचर बढ़ेगा, यानी पहले टेम्परेचर मान लीजिए 20 था, फिर क्या हो जाएगा 25, 30 बढ़ता जाएगा, यानी जैसे से हीट दो टेम्परेचर बढ़े, जैसे से हीट दो टेम्परेचर बढ़े, तो ये आपका नॉर्मल हीट हो गई। लेकिन अगर किसी चीज को हीट दो और उसका टेम्परेचर ही ना बढ़े, यानी उसने क्या किया, अपने अंदर हीट को छुपा लिया, रख लिया अपने अंदर, ठीक है। यानी अगर किसी चीज को हीट देने पे भी टेम्परेचर बढ़ नहीं रहा है उसका, ठीक है, तो वो हीट कौन सी हो जाएगी, लेटेंट हीट। वो हीट कौन सी हो जाएगी, लेटेंट हीट। लेटेंट हीट क्या है, वो हीट जो किसी चीज के अंदर छुपी है, यानी वो हीट जिसको देने पे, यानी वो हीट जो किसी ने अपने अंदर एब्जॉर्ब किया लेकिन उससे अपना टेम्परेचर राइज नहीं किया है, यानी किसी सब्सटेंस को अगर आप लेटेंट हीट जो होगी उसकी, वो क्या होगी, टेम्परेचर को राइज नहीं करेगी। आप समझ में आ रही होगी ना। तो लेटेंट हीट क्या है कि वो हीट जो किसी सब्सटेंस के अंदर है जिसके उसका टेम्परेचर राइज नहीं हो रहा है, उसको आपने कहा लेटेंट हीट। और लेटेंट हीट जो होगा वो Q इक्वल टू क्या है, M इंटू एल। एल ही क्या है, लेटेंट हीट। एल को ही हम क्या कहते हैं, लेटेंट हीट। एल को ही डिनोट करते हो आप लेटेंट हीट से। कह रहा ड्यूरिंग द, अब हम आगे समझेंगे कि लेटेंट हीट क्या होता है, या लेटेंट हीट, स्पेसिफिक लेटेंट हीट, ये सारी चीजें, लेकिन फार्मूला याद रखिएगा, Q इक्वल टू क्या होगा, M इंटू एल। आपको बात समझ में आ गई कि लेटेंट हीट क्या है, वो हीट जो किसी चीज के अंदर छिपी है उसी को हम क्या कहते हैं, लेटेंट हीट। ये लेटेंट हीट को बेटा इसको भी Q से डिनोट करते हैं, ठीक है, हीट को Q से डिनोट करते हो, और स्पेसिफिक लेटेंट हीट, ठीक, स्पेसिफिक लेटेंट हीट को हम L से डिनोट करते हैं। और L इक्वल टू क्या होता है, Q अपॉन M। L इक्वल टू क्या होता है, Q अपॉन M, ठीक। तो स्पेसिफिक लेटेंट हीट Q अपॉन M है। बेटा लेटेंट हीट की यूनिट क्या है, ठीक, तो लेटेंट हीट की यूनिट अगर आप देखा जाए तो कहा जाए SI यूनिट, तो जूल। SI यूनिट, अभी आपको क्या फार्मूला बताया हमने लेटेंट हीट का, तो लेटेंट हीट का अगर आप देखो फार्मूला आपको क्या पता चला है, L इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q अपॉन M। Q की यूनिट क्या है, Q हीट है जूल, तो जूल पर केजी, तो लेटेंट हीट की यूनिट क्या हो जाएगी, जूल पर केजी। लेटेंट हीट की यूनिट आपको पता चल गया, जूल पर केजी।
ठीक, अगर ज़्यादा होगा तो किलो जूल पर केजी, कैलोरी पर जूल, ठीक है, यानी सॉरी कैलोरी पर केजी, ये भी आप ले सकते हो, लेकिन मेन यूनिट क्या है, जूल पर केजी। ठीक, अब जो देखो हमने आपको शुरू में बताया था कि जो हीट है वो क्या होता है, वो होता है इंटरनल एनर्जी, और इंटरनल एनर्जी क्या होता है, सम ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। अब जरा इसी चीज को और ज्यादा डिटेल में समझिए। ठीक है, अकॉर्डिंग टू काइनेटिक एनर्जी, टोटल एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल इज द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, टेम्परेचर को, और पोटेंशियल एनर्जी किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, फेस को। बेटा जितनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी उतना ज्यादा टेम्परेचर होगा, ठीक है, और पोटेंशियल एनर्जी जितनी ज्यादा होगी उस हिसाब से उसका फेज होगा। क्यों? कि सॉलिड की पोटेंशियल एनर्जी सबसे कम होती है, इसलिए सॉलिड का फेज है। आपने एनर्जी दिया, उसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ी तो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, और सबसे ज्यादा पोटेंशियल किसकी होगी, आपकी गैस की। सबसे ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी किसकी होगी, गैस की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ये देखिए चार्ट, और इसको यहां से समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, लेटेंट हीट को, ठीक, ये आपका 0 डिग्री सेल्सियस है, ये 0 डिग्री सेल्सियस है, ये आपके पास एक लाइन हमने ले लिया, और हम क्या कर रहे हैं, सपोज करो आपने एक आइस का टुकड़ा लिया, ये आइस का एक टुकड़ा है, और आपने इसको रख दिया ऐसे बर्तन में। आपने एक बर्तन लिया, उसमें एक आइस का टुकड़ा इसके अंदर रखा, और अब हम इसमें हीट दे रहे हैं। हम क्या दे रहे हैं बेटा, हीट दे रहे हैं। जब आप हीट दिए, इस आइस के टुकड़े का टेम्परेचर कितना था, -10। आपने हीट देना शुरू किया इसको, तो टेम्परेचर क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। तो -10, -9, -8, तो -10 से बढ़ते बढ़ते कहाँ तक पहुंच गया टेम्परेचर आपका, हीट, आप इस एक्सेस पे हीट है और इस एक्सेस पे टेम्परेचर है। जब आपने हीट दिया तो -10 से इसका टेम्परेचर किस में आ गया, 0 डिग्री। जैसे इस आइस का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस पहुंचा, जैसे इस आइस का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस पहुंचा, वैसे हमने क्या देखा बेटा, कि उसके बाद जब आप हीट दे रहे हो तो अब टेम्परेचर इंक्रीज नहीं हो रहा है। भाई इसका टेम्परेचर 0 डिग्री पहुंचा, तो अब 0 के बाद 1 आना चाहिए, 2, 3 आना चाहिए, लेकिन हम क्या देख रहे हैं कि उसका टेम्परेचर इंक्रीज नहीं हो रहा है। तो फिर हीट जा कहाँ रही है भाई, आप हीट दे रहे हो, टेम्परेचर इंक्रीज नहीं हो रहा है, ग्राफ देख सकते हो, तो हीट जा कहाँ रही है, हीट कहीं नहीं जा रही है। हीट क्या कर रही है, इस जो बर्फ का टुकड़ा है, जो आइस है, इसको लिक्विड में कन्वर्ट कर रहा है। यानी हीट क्या कर रही है, इस बर्फ के टुकड़े के अंदर जितनी भी हीट है उसको किसमें कन्वर्ट कर रही है बेटा, जो है ये हीट इस बर्फ के टुकड़े को लिक्विड में कन्वर्ट कर रहा है। तो यानी इसी को कहते हैं लेटेंट हीट। तो लेटेंट हीट क्या है, वो हीट जो फेज को चेंज करे, यानी इसने हीट ले लिया और उस हीट से अपना टेम्परेचर नहीं बढ़ा रहा है, वो क्या कर रहा है, फेज को चेंज कर रहा है, यानी सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है। तो लेटेंट हीट क्या है, वो हीट जो किसके अंदर छुपी होगी, और उसका काम क्या होगा, क्या काम होगा उसका, आपसे पूछ रहा हूं मैं, उसका काम होगा बेटा फेज को चेंज करना। अब फेज दो तरह के होते हैं, दो तरह चेंज होता है, एक तो सॉलिड से लिक्विड और दूसरा लिक्विड से गैस। तो लेटेंट हीट भी दो तरीके की होगी, एक सॉलिड को लिक्विड में चेंज करेगी, एक लिक्विड को गैस में चेंज करेगी। यानी शुरू में आपने दिया बेटा टेम्परेचर, अब 0 डिग्री पे ये क्या हुआ, 0 डिग्री पे आप क्या देख रहे हैं बेटा, कि बिल्कुल से ग्राफ ऊपर नहीं जा रहा है, यानी टेम्परेचर तो नहीं बढ़ा, लेकिन क्या हो गया, सारा आइस किसमें कन्वर्ट हो गया, लिक्विड। यानी यहाँ पे क्या हुआ, आइस किसमें कन्वर्ट हो गया, लिक्विड में। अब जैसे ही सारा आइस लिक्विड में कन्वर्ट हुआ, जैसे टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो गया, अब फिर पहुंच गया टेम्परेचर कितना, 100 पे पहुंचने के बाद अब टेम्परेचर आगे नहीं बढ़ेगा। क्यों, क्योंकि अब वो लिक्विड को किसमें कन्वर्ट कराएगा, गैस में। तो जब सारा लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो जाएगा फिर उसका टेम्परेचर बढ़ेगा। यानी आपने आइस इसको गर्म करना शुरू किया तो पहले ये पिघल के लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, यानी आपने इसको किया। अब अगले स्टेप में क्या होगा, एक बार मैं इस चीज को और डिटेल में बता दे रहा हूं आपको। जैसे आपने एक ये बर्तन लिया हमने, और इसमें हमने क्या किया, ये आपका एक आइस का टुकड़ा है और हम इसको हीट दे रहे हैं, ठीक। अब क्या देखिए, मैं इसको थोड़ा सा अच्छा बनाता हूँ, ड्राइंग थोड़ी सी बेटा गड़बड़ है, बस थोड़ी। ये हमारा आइस का टुकड़ा है, इसका टेम्परेचर कितना है, -10 डिग्री सेल्सियस। आप इसको हीट कंटिन्यूस दे रहे हैं। अब क्या होगा अगले स्टेप में, जैसे ही हीट आपने दिया, अब बेटा हीट हमने दिया, अब हीट क्या होगा, हीट इसको मिली, जैसे हीट इसको क्या करेगी, हीट लेके ये क्या करेगा, इस 10 डिग्री -10 डिग्री, यहाँ टेम्परेचर कितना -डिग्री, यहाँ से लिक्विड में कन्वर्ट करेगा अपने आप को, और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो गया लिक्विड के अंदर। और जैसे लिक्विड में कन्वर्ट हुआ तो इसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा, ठीक। एक छोटा सा पॉइंट यहाँ छूट रहा है, पहले उसको बता देता हूँ मैं आपको। अब बेटा देखिए, हम हीट इसमें कंटिन्यू दे रहे हैं, तो जब जितना हीट देते गए तो हीट ने क्या किया, हीट ने इसके टेम्परेचर को कम किया। अब इसका टेम्परेचर कितना हो गया, 0 डिग्री सेल्सियस। तो हीट आपने दिया, हीट की वजह से क्या हो गया, इसका टेम्परेचर बढ़ा और -10 से कितने पे आ गया, 0 डिग्री। लेकिन अभी भी ये क्या है, आइस है। अब हीट आप फर्दर देते जा रहे हैं, हीट आपने देना बंद नहीं किया, हीट आप फर्दर देते जा रहे हैं इसमें। जब आप हीट और देंगे इसमें, जब आप हीट इसको और देंगे तो अब क्या हुआ, अब इसने हीट को लिया और इस बार जब हीट लेने से यहाँ टेम्परेचर कितना है, 0 डिग्री, ठीक, और टेम्परेचर यहाँ भी 0 ही है। लेकिन अब क्या हुआ, यानी
यहां से यहां तक में टेम्परेचर चेंज हुआ, इसने हीट लिया टेम्परेचर चेंज किया, यहां से यहां पर में क्या हुआ, इसने हीट लिया लेकिन टेम्परेचर नहीं चेंज किया, तो क्या किया इसने सॉलिड से लिक्विड में चेंज किया, इसने सॉलिड से लिक्विड में चेंज किया। यानी इस स्टेट में क्या हुआ, सॉलिड किस में चेंज हुआ, लिक्विड में। तो जो हीट यहां से यहां के बीच में दी गई, बर्फ को पिघलने के लिए जो हीट दी गई, वही हीट क्या थी, लेटेंट हीट। वो हीट क्या थी, लेटेंट हीट। अब आप नहीं माने, आपने इसको और हीट किया। अब क्या हुआ, जब पूरा आइस पिघल के पानी बन गया, पूरा आइस पिघल के वाटर बन गया, तो अब क्या होगा, अब ये क्या होगा, अब ये जो होगा, अब क्या होगा, जब पूरा आइस पिघल जाएगा और टेम्परेचर अब क्या होगा, जैसे से आप हीट दे रहे हो, अब इसका टेम्परेचर राइज करना शुरू करेगा। यानी यहां से यहां तक में टेम्परेचर राइज नहीं हुआ, केवल क्या हुआ, फेज चेंज हुआ। यहां से यहां पर में क्या हुआ, अब फेज सेम है, तो अब क्या होगा, टेम्परेचर राइज करेगा। तो यहां पे फिर से टेम्परेचर कहां तक आ गया, 100 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर कहां तक आ गया, 100 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि आप हीट देते जा रहे हैं। ठीक है, टेम्परेचर आ जाएगा आपका 100 डिग्री सेल्सियस। अब जैसे ही टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस पहुंचा, जैसे ही टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस पहुंचा, अभी भी अगर आप हीट दोगे, अभी भी जब आप हीट दोगे, तो अब क्या हो जाएगा, अब फिर से इसको हीट मिली, जैसे इसको फिर से हीट मिलेगी, तो अब क्या करेगा, ये 100 के ऊपर नहीं जाएगा, अभी क्या करेगा, बॉयल होने लगेगा। अब ये क्या होगा, बॉयल होने लगेगा। अब जब बॉयल होने लगेगा, तो ये जो है टेम्परेचर 100 डिग्री ही रहेगा, और सारा लिक्विड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, गैस में। यानी अगर मान लीजिए हमने एक डिब्बा ले लिया ऐसे, और उसके अंदर हम ये गैस भरते जा रहे हैं, ठीक है, और इस डिब्बे को भी आप फर्दर हीट कर रहे हैं, हीट देना बंद नहीं करना है आपको, हीट देना बंद नहीं करना है। ठीक है, हम इस डिब्बे को हीट कर रहे हैं, और हमने क्या किया, ये वेपर इसके अंदर इकट्ठा कर लिया। जब सारा इसके अंदर वेपर इकट्ठा हो जाएगा, सारा वेपर इसके अंदर इकट्ठा हो जाएगा, फर्दर जब हीट देते रहोगे तो इसका टेम्परेचर राइज करेगा। यहां से एक समझो, हीट बिल्कुल आप जैसा काम कर रहा है, एक समय में एक ही काम, या तो टेम्परेचर राइज करेगा या तो फेज चेंज करेगा। यहां से हमें क्या हुआ, टेम्परेचर राइज हुआ तो सॉलिड का सॉलिड है। यहां से हमें क्या हुआ, टेम्परेचर जैसे का है वैसे ही है, टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं हुआ, तो क्या हो गया, सॉलिड का लिक्विड हो गया। यहां से यहां क्या हुआ, लिक्विड है तो लिक्विड ही है, तो टेम्परेचर 0 से 100 बना दिया। और यहां से यहां क्या हुआ, लिक्विड का लिक्विड है, लेकिन अब यहां पे क्या हुआ कि ये फेज चेंज होने लगा, यानी किसमें होने लगा, बॉयल होने लगा, यानी लिक्विड से गैस में चेंज होने लगा। तो यहां से आपको क्या समझ में आ गया बेटा, कि सॉलिड के पास, सॉरी, जो हीट के पास, हीट दो काम करेगा, या तो फेज चेंज करेगा, या तो फेज चेंज करेगा, या तो क्या करेगा, टेम्परेचर बढ़ाएगा। जब टेम्परेचर बढ़ाएगा तो क्या बढ़ेगा, काइनेटिक एनर्जी, और जब फेज चेंज करेगा तो क्या बढ़ेगा, पोटेंशियल एनर्जी। जब फेज चेंज करेगा तो क्या बढ़ेगा, पोटेंशियल एनर्जी। बहुत ही सिंपल है, बहुत आसान चीज है, मुझे लगता है आपने समझ लिया होगा। ठीक है, तो दो जगह हैं, जब जो हीट सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए लगती है, उसको कहते हैं स्पेसिफिक हीट, स्पेसिफिक लेटेंट हीट। और जो हीट लिक्विड से गैस में चेंज होने में लगती है, वो भी क्या है, स्पेसिफिक लेटेंट हीट है। अब इसको कन्वर्ट करने के लिए एक को नाम दिया गया स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, एक को नाम दिया गया स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, या स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और स्पेसिफिक लेटेंट ऑफ वेपराइजेशन। ठीक है, तो आगे दो स्पेसिफिक हीट हम पढ़ेंगे, दो लेटेंट स्पेसिफिक हीट पढ़ेंगे। दो केस में लग रहा है, क्योंकि दो जगह फेज चेंज हो रहा है, इन्हीं को आगे डिटेल में डिस्कस करते हैं। आइए, ठीक, अब आ गया स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन अभी आपको बताया हमने, स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या है, दिस हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द यूनिट मास ऑफ ए सब्सटेंस फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड। तो सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करने में जो हीट लगेगा, लेटेंट हीट लगेगा, उसको क्या नाम दिया गया, स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ठीक है, और यहीं पे क्या है, इसकी यूनिट क्या है, जूल पर केजी है, इसकी लेटेंट हीट की जो यूनिट है वही इसकी यूनिट है। ठीक है, अब जरा देख लीजिए कि लेटेंट हीट, आइस की लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कितना है, 336 जूल पर केजी, यानी इतनी जूल आइस जो है 1 ग्राम, ठीक है, सॉरी 336 जूल पर ग्राम, ये लेटेंट हीट ऑफ आइस है। आइस की लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कितना है, 336 ग्राम। ठीक, इसको पढ़िएगा, जो चीजें आपको बताई गई हैं। 336 ग्राम का मतलब क्या है कि 1 ग्राम आइस को सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए 336 जूल हीट देना पड़ेगा आपको। 336 जूल हीट लेके 1 ग्राम आइस लिक्विड में कन्वर्ट होता है बेटा। अब लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करने के लिए जो हीट चाहिए, लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करने के लिए जो हीट चाहिए, उसी को क्या नाम है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। और ये कितना है बेटा, 2260, यानी 2260, यानी 2260, 360 जूल था आइस को लिक्विड में कन्वर्ट करना, और लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करने के लिए कितना है, 2260। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, इसको याद रखिएगा, ये स्पेसिफिक हीट ऑफ वेपराइजेशन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, और इसका नेचुरल क्या है, नेचुरल फिनोमेना क्या है, नेचर में क्या इसका यूज है, उनको समझते हैं। पहले कह रहा है नेचुरल कॉन्सिक्वेंसेस एप्लीकेशन ऑफ लेटेंट हीट। ठीक, अभी जब आप माउंटेन की साइड में जाते हैं तो वहां पे आपको मौसम ठंडा दिखता है। क्यों ऐसा है, क्योंकि बेटा माउंटेन पे क्या है कि जो वहां पे स्नो है, जो बर्फ पड़ी है, वहां की जो आसपास की हीट है, वो हीट को एब्जॉर्ब कर ले रही है स्नो, ताकि वो जो आइस है वो पिघल के वाटर बने। इसलिए वहां का जो वेदर होता है वो कैसा रहता है, नॉर्मल रहता है, बहुत ज्यादा गर्मी नहीं पड़ती। क्यों, क्योंकि माउंटेन पे जितनी भी हीट है वो एब्जॉर्ब कर ली जा रही है आइस के द्वारा उसको पिघलने में।
ठीक है। तो इसी ये क्या है, क्योंकि हाइट की जो आइस है उसकी लेटेंट हीट है, यानी बिना हीट लिए वो पिघल नहीं सकता, इसलिए जो माउंटेन है, माउंटेन एरिया, वहाँ पे ज़्यादा गर्मी नहीं पड़ती है। ठीक। अब जब देखो, अगर आपको कहा जाए कि आपके पास कोल्ड वाटर है 0 डिग्री सेल्सियस पे या 0 डिग्री सेल्सियस पे आइस है, दोनों का टेम्परेचर, यानी वाटर का भी टेम्परेचर कितना है 0 डिग्री सेल्सियस, और आइस का भी टेम्परेचर कितना है 0 डिग्री सेल्सियस, तो किसके पास ज़्यादा हीट होगा? तो आइस के पास ज़्यादा हीट की जरूरत पड़ेगी, आइस ज़्यादा ठंडा होगा। इसीलिए देखो, आपको कहीं सिकाई करना है तो आप आइस यूज़ करते हो बजाय पानी, क्योंकि आइस जो है ज़्यादा ठंडा करता है। इसी तरह जो स्टीम है, बर्फ, सॉरी भाप, स्टीम, उसके अंदर ज़्यादा अमाउंट में हीट होती है, वो ज़्यादा तेजी से जला सकता है। ठीक है। तो आइस के अंदर जो है, आइस के अंदर लेटेंट हीट कितना है 336 जूल पर जो है, इतना हीट एब्जॉर्ब कर लेगा, तभी ये कन्वर्ट करेगा अपने आप। ठीक है। क्योंकि आइस के लिए हीट चाहिए, आइस को हीट चाहिए, इसलिए कभी भी जो आप कोई भी बर्फ है, आप आइस का टुकड़ा ले लो, तो ऐसा नहीं कि तुरंत वो जो है हो जाए, तुरंत नहीं पिघलेगा। बर्फ कैसे पिघलता है? पहले ऊपर की लेयर पिघलेगी, कभी ऐसा होगा कि अचानक से बीच की लेयर पिघल जाए, ऐसा नहीं होगा। पहले ऊपर की, फिर उसके नीचे से। क्यों? क्योंकि जो आइस है बेटा, वो पुअर कंडक्टर ऑफ हीट है। आइस क्या है? पुअर कंडक्टर ऑफ हीट है। ठीक। दूसरा, आइस का मेल्टिंग क्या है? स्लो है, क्योंकि जैसे जैसे वो सराउंडिंग से हीट लेगा, वैसे वैसे धीरे धीरे क्या होगा, आइस मेल्ट होगा। जैसे फ्रिज के अंदर का टेम्परेचर कम होता है, ठीक है, या आप आइस निकाल के रख दीजिए, तो आपको उस बर्तन की किनारे का टेम्परेचर अपने आप कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आइस ने क्या किया, उससे हीट ले ली अपना टेम्परेचर जो है राइज करने के लिए। तो ये आइस की खासियत है। ये बेटा जो भी चीज़ें आपको बताई गई हैं, ठीक है, कि जो लेक्स हैं, जो लेक हैं, वो ऐसा नहीं कि एक साथ पूरी लेक जो है बर्फ में कन्वर्ट हो जाएगी। पहले ऊपर की लेयर होती है, फिर उसके नीचे की, फिर उस नीचे की। इस तरह आपने 9th में पढ़ रखा है, ठीक है, कि जो वाटर की प्रॉपर्टी है एक्सपेंड वाली, ठीक है, जो अलग सी प्रॉपर्टी, खैर उसको हम नहीं जा रहे हैं। तो जो लेक्स हैं, वो ये नहीं कि पूरी लेक एक साथ फ्रीज हो जाए, लेक क्या होगी, धीरे धीरे फ्रीज करेगी। ठीक है। तो क्यों हो रहा है? क्योंकि उसको हीट की जरूरत है, जैसे जैसे हीट उससे निकलती जाएगी वो फ्रीज होती जाएगी, और उसी तरह उसको पिघलने में भी टाइम होगा, कि जैसे जैसे हीट उसको मिलती जाएगी सबसे पिघलता जाएगा। तो ये दोनों प्रोसेस जो है टाइम लेता है। फिर कह रहा है सुपीरियर कूलिंग पावर ऑफ आइस, आइस के पास कूलिंग पावर ज़्यादा है, कहीं पे आइस रखोगे तो वो जल्दी कूल करेगा कंपेयर टू सेम टेम्परेचर पे। आपसे पूछेगा कि बताइए, अगर 0 डिग्री पे आपने वाटर लिया है और 0 डिग्री सेल्सियस पे ही आपने क्या लिया है, आइस लिया है, तो किसके पास कूलिंग पावर ज्यादा है? तो आइस के पास कूलिंग पावर ज्यादा है। क्यों है? क्योंकि आइस के पास लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है, लेटेंट हीट है, यानी आइस के पास लेटेंट हीट स्टोर है, लेकिन जो वाटर है उसके पास लेटेंट हीट स्टोर नहीं है। ठीक। एटमॉस्फेयर कूलिंग ड्यूरिंग द मेल्टिंग, तो मैंने आपसे बताया कि जैसे जैसे मेल्ट होता है इसका माउंटेन्स पे, वैसे एटमॉस्फेयर वहाँ का ठंडा रहता है। ये क्वेश्चन है एसआई यूनिट ऑफ स्पेसिफिक लेटेंट हीट। तो लेटेंट हीट की यूनिट क्या है बेटा, मैं आपको बताए हैं, जूल पर केजी, ये लेटेंट हीट की यूनिट है। एक और क्वेश्चन है अपने पास, स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ वाटर। ठीक है। अब देखो फ्यूजन ऑफ वाटर, फ्यूजन ऑफ वाटर क्या बताया आपको, ठीक है, 330 जूल। यही अगर आपसे वेपोराइजेशन पूछता तो कितना हो जाता, 2260, लेकिन यहाँ पे आंसर कितना होगा, 330 जूल पर 330 जूल पर केजी या पर ग्राम। यहाँ पर ग्राम लेना है तो पर ग्राम रखिएगा, दोनों में पर ग्राम ही है। ठीक है। एक क्वेश्चन कर लेते हैं आपके लिए, कह रहा है 20 ग्राम आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस एब्जॉर्ब कितना जूल हीट एनर्जी। चलिए इसको न्यूमेरिकल को मैं नेक्स्ट जो क्लास लूंगा उसमें सारे न्यूमेरिकल इसका डिस्कस कर लूंगा, तो न्यूमेरिकल के लिए आपको अलग सा वीडियो मिल जाएगा। थैंक यू सो मच। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों से शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच।